हेलो। हेलो। चलिए, जय श्री महाकाल प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीदें शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ेंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग दरअसल गुप्त के बाद में आज चर्चा जो करने वाले हैं वो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज हम कश्यप घात वंश के बारे में भी चर्चा करेंगे और चंदेल शासकों के बारे में भी अगर संभव होगा तो हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तैयार हैं आप लोग? चलिए, सभी को जय श्री महाकाल, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं शिवानी जी? बढ़िया है? आलोक बहुत बढ़िया, नमस्ते भाई, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है। निकिता बढ़िया है सब? चलिए, बिना किसी देरी किए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की इस कक्षा की। और हम हेडिंग डालते हैं मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश। मध्य प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है। अच्छा, एक सूचना मैं आप लोगों को दे दूं, मैं कल आपकी क्लास नहीं लूंगा, है ना? कल कल मैं आपको आपकी क्लास जो है वो कल नहीं लूंगा। कल की जगह मैं परसों आपकी क्लास ले लूंगा। ठीक है, कल की जगह मैं परसों आपकी सैटरडे को क्लास ले लूंगा। ऐसे तो सैटरडे को क्लास नहीं होती है, तो अगर संभव होगा तो मैं सैटरडे को क्लास लूंगा, पर कल आपकी क्लास जो है वो नहीं लूंगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलो, गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ये मध्यकालीन भारत का एक प्रमुख गौरवशाली वंश और प्रभावशाली वंश रहा है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो विस्तार है वो हिमालय से लगाकर के विंध्याचल और गुजरात से लगाकर के बंगाल तक है। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो इसके विस्तार की हम चर्चा करें। विस्तार, विस्तार या क्षेत्र भी आप इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हिमालय से विंध्याचल तक। हिमालय से विंध्याचल, हिमालय पर्वत से विंध्याचल तक। विंध्याचल मध्य प्रदेश में, आप पता है ना आपको? हिमालय से विंध्याचल तक, हिमालय से विंध्याचल तक और गुजरात से बंगाल तक तक तथा गुजरात से बंगाल तक तथा गुजरात से बंगाल तक। ठीक है, गुजरात से बंगाल तक इसका विस्तार है। किसका? गुर्जर प्रतिहार का। ठीक है, ओके। अगर पूछा जाए कि इनकी शक्ति का केंद्र कहां पर रहा, प्रारंभिक शक्ति का केंद्र कहां रहा, तो उज्जैन इनकी शक्ति का केंद्र रहा है। तो लिखेंगे उज्जैन प्रारंभिक शक्ति का केंद्र। गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति का जो केंद्र है वो उज्जैन है। ठीक है, तो उज्जैन में लिखेंगे प्रारंभिक शक्ति का केंद्र। प्रारंभिक शक्ति का केंद्र, प्रारंभिक शक्ति का जो केंद्र है वो उज्जैन है इनका। ठीक है, प्रारंभिक शक्ति का केंद्र किसे कहा गया है? उज्जैन को कहा गया है। अब हम चर्चा करते हैं कि इनकी उत्पत्ति कहां से हुई है। तो ऐसा कहा जाता है, एक ग्वालियर प्रशस्ति है, उसमें ऐसा कहा गया है कि ये भगवान राम के जो अनुज थे, जिनका नाम था लक्ष्मण, उनको अपना आदि पुरुष मानते हैं ये। ठीक है, क्योंकि रामायण काल में उन्होंने अपने बड़े भाई राम के लिए प्रतिहार किया था। ठीक है, प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल की तरह भूमिका निभाई थी। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये लक्ष्मण को अपना आदि पुरुष मानते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे लक्ष्मण को अपना आदि पुरुष मानते हैं। गुर्जर प्रतिहार में क्या लिखेंगे? तो
लक्ष्मण को अपना आदि पुरुष मानते हैं। लक्ष्मण को अपना आदि पुरुष मानते हैं, पुरुष मानते हैं। अब क्यों मानते हैं ये कहानी आपको लिखना नहीं है, खाली सुन लेना थी। ठीक है, मैंने बताया था कि लक्ष्मण जो है वो अपने बड़े भाई भगवान श्री राम जी की सेवा में लगे हुए थे। उन्होंने प्रतिहार किया था, और प्रतिहार का मतलब क्या होता है, तो द्वारपाल की तरह भूमिका को निभाना प्रतिहार कहलाता है, इसीलिए इन्हें प्रतिहार कहा गया, ऐसा कहते हैं। लेकिन बहुत सारे शोध ये भी बताते हैं कि राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है वहां पर एक शब्द है जिसका नाम है गुर्जर यात्रा करके, ठीक है, उनसे इनका संबंध है, इसीलिए इन्हें गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि एक राजपूत वंश है। कैसा वंश है? राजपूत वंश। ठीक है, आ गई बात समझ में। और इसके अलावा जब अरब आक्रमण हुए तो अरब आक्रमण में इन्होंने उन आक्रमणकारियों के विरुद्ध प्रतिरोध किया था, और प्रतिरोध प्रतिरोध का मतलब है सामने हुए थे, ये युद्ध के लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, और उस प्रतिरोध का सफलतापूर्वक जो है समापन हुआ था, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखना इन्हें गुर्जर प्रतिहार कहा जाता है। खैर, इन्हें मलेच्छों का संहारक भी कहा जाता है, तो याद रखना मलेच्छों का संहारक, गुर्जर प्रतिहारों को मलेच्छों का संहारक कहा जाता है, मलेच्छों का संहारक। मलेच्छों का संहारक कहा जाता है, कहा जाता है। मलेच्छों का संहारक कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है? गुर्जर प्रतिहारों को कहा जाता है। ओके, चलिए अब मैं आपको बता दूं कि गुर्जर प्रतिहारों ने मध्य प्रदेश में मालवा के क्षेत्र पर, तो मालवा क्षेत्र पर, मध्य प्रदेश का वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर गुर्जर प्रतिहारों ने शासन किया, तो विशेष रूप से मालवा क्षेत्र। और मालवा क्षेत्र में भी मैं अगर मैं बात करूं तो अवंती, तो मालवा क्षेत्र के प्रतिहारों की सत्ता जो है वो किसने नींव डाली थी, तो नागभट्ट प्रथम ने नींव रखी थी। ऐसा कहते हैं कि नागभट्ट प्रथम ने नींव रखी है ना, शासन की नींव, मालवा पर शासन की नींव, मालवा पर शासन की जो नींव थी वो किसने रखी थी, तो याद रखना है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम इन्होंने रखी थी, नागभट्ट प्रथम ने रखी थी, है ना, नागभट्ट प्रथम ने पहली बार यहां रखी थी। ठीक है, नींव। कहते हैं इनका जो शासन काल है वो 730 से लगभग लगभग 760 ईस्वी तक रहा, और नागभट्ट प्रथम जो है वो सिंध की ओर बढ़ रहे थे, सिंध मतलब सिंधु नदी की ओर, और अरब आक्रांताओं से वो युद्ध कर रहे थे बिल्कुल शानदार तरीके से। ठीक है, और उन्होंने उनको युद्ध में हराया भी था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, चलो हाँ लिखो ना भाई, मैं क्या मना कर रहा हूं, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अगली बात लिखेंगे, अगला लिखेंगे, नागभट्ट प्रथम जो थे उनको हार भी मिली थी, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही जीतते थे। नागभट्ट प्रथम, और इनके बारे में अगर हम बातचीत करें तो समय काल अगर आप लिखना चाहें, ऐसे तो मैं कहीं लिखवाता नहीं हूं, 730 से 760 ईस्वी। ठीक है, और मैंने अभी क्या बताया, तो मालवा क्षेत्र पर शासन की इन्होंने नींव रखी थी। ठीक है, इसके अलावा ये राष्ट्रकूट शासक जो था जिसका नाम था दंती दुर्ग, उससे हार गए थे, तो दंती दुर्ग से हार का सामना इन्होंने किया था। ठीक है, आ गई बात समझ में, तो लिखेंगे दंती दुर्ग से हार, राष्ट्रकूट शासक
राष्ट्रकूट शासक। ठीक है मेरे प्यारे भाई, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से हार। दंती दुर्ग से हार, राष्ट्रकूट शासक दंती दुर्ग से हार। इन्होंने उज्जैन को अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, उज्जैन को केंद्र बनाया। अगला बिंदु, उज्जैन को केंद्र बनाया। और अरब आक्रमणकारियों को हराया था इन्होंने। ठीक है, अरब सेनाओं को हराया था। अरब सेनाओं को परास्त किया था। अरब सेनाओं को परास्त किया था। अरब सेनाओं को इन्होंने नागभट्ट प्रथम ने क्या किया था, परास्त किया था। ठीक है, इसके बाद में आता है वत्सराज। मेरे प्यारे भाई लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। पीडीएफ के चक्कर में मत पढ़ो, लिखो साथ साथ ताकि याद रहेगा। ठीक है, ये फाउंडेशन है इस वजह से मैं पढ़ा रहा हूं, नहीं तो नहीं पढ़ाता इतना डिटेल में। ठीक है, पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं होगा भाई, अभी एग्जाम दूर है है ना। वत्सराज में आप लिखेंगे इन्होंने उज्जैन को राजधानी के रूप में आगे बढ़ाया था और इन्हीं के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो लिखेंगे उज्जैन को उज्जैन को राजधानी के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया। उज्जैन को राजधानी के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाया और इन्हीं के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तीन पक्षों के बीच में संघर्ष हुआ था। आप बताइए मुझे, त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन के बीच में हुआ था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। ठीक है, इन्हीं के समय पर त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था मेरे प्यारे भाई। ओके, और अगर इनका समय देखें तो लगभग लगभग 20 साल तक इन्होंने शासन किया है। 720 से लगा करके, सॉरी 780 से लगा करके 800 ईस्वी, है ना। 780 से 800 ईस्वी पर इनका शासन आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है इनका, वत्सराज। वत्सराज आप इन्हें कहते हैं, किसके नाम से जानते हैं, वत्सराज के नाम से आप इन्हें जानते हैं। ओके, बढ़े आगे जी। कल आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, मैंने ये कहा कल मैं आपकी क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, कल मुझे बाहर जाना है मेरे प्यारे भाई। अगला लिखेंगे नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय, क्या कहानी है इनके बारे में। नागभट्ट द्वितीय जो है, इन्होंने कन्नौज पर विजय प्राप्त किया था और कन्नौज को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो लिखेंगे कन्नौज को जीता। कन्नौज को जीता तथा राजधानी बनाया। कन्नौज को जीता था इन्होंने और कन्नौज को राजधानी इन्होंने बनाया था। ठीक है प्यारे भाई, कन्नौज को इन्होंने जीता था और कन्नौज को इन्होंने क्या बनाया था, राजधानी बनाया था। राजधानी, राजधानी बनाया था, राजधानी। ठीक है, कन्नौज को इन्होंने राजधानी बनाया था। फिर इन्होंने क्या किया, मालवा को राष्ट्रकूटों से वापस जीता था। जो
हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, उसमें राष्ट्रकूट भी थे, उनसे मालवा को पुनः जीता था। तो लिखें राष्ट्रकूटों को हराकर मालवा पुनः जीता। तो राष्ट्रकूटों को हराकर राष्ट्रकूटों को हराकर मालवा पुनः जीता। ओके प्यारे भाई, क्या नाम था? नागभट्ट द्वितीय इनका नाम था। ठीक है, फिर अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है मिहिर भोज। मिहिर भोज, मैं केवल खास खास चीजें ही आपको बता रहा हूं, सारी बातें नहीं, वो आप इतिहास में पढ़ेंगे। ठीक है, मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो जो बातें हो सकती वो बातें केवल बता रहा हूं। ठीक है ना प्यारे भाई, क्योंकि हम एमपी की इतिहास पढ़ रहे हैं, एमपी का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नॉट इंडियन हिस्ट्री। अब देखो मिहिर भोज के बारे में अगर मैं चर्चा करूं मेरे प्यारे लाडलो, तो मिहिर भोज जो है इन्होंने ग्वालियर में तेली का मंदिर बनाया था, है ना। और इन्होंने एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था आदि वराह। तो लिखेंगे तैली का मंदिर बनवाया। तैली का मंदिर बनवाया, मैं गया था ग्वालियर में, देख के नहीं आ पाया। तैली का मंदिर बनवाया। तैली का मंदिर जो कि ग्वालियर में है, ग्वालियर। तैली का मंदिर ग्वालियर बनवाया, पहली बात। दूसरी बात मेरे साथियों, कौन सी उपाधि इन्होंने धारण की थी? तो उसका नाम था आदि वराह। आदि वराह की उपाधि इन्होंने धारण की थी। उपाधि लिखेंगे आदि वराह। आदि वराह की उपाधि इन्होंने क्या की थी? धारण की थी। ओके, अरे सिंपल सी बातें हैं, इनको तो लिखो भाई। ठीक है, फिर महेंद्रपाल प्रथम के बारे में जानकारी लेते हैं। महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, इनके बारे में क्या जानकारी है? तो इन्होंने साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने राजशेखर एक साहित्यकार थे, उनको संरक्षण भी दिया था। ठीक है, संरक्षण दिया था ना, हाँ, राजशेखर को संरक्षण। तो लिखेंगे राजशेखर। राजशेखर, राजशेखर को इन्होंने क्या दिया था? संरक्षण दिया था, पहली बात। दूसरी बात मेरे साथियों, मैंने आपको बताया इन्होंने विस्तार को बढ़ावा, साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया था। तो लिखेंगे साम्राज्य विस्तार को बढ़ावा दिया। साम्राज्य विस्तार को इन्होंने बढ़ावा दिया था। किसने? महेंद्रपाल। ठीक है, मिहिर भोज के बारे में और भी कई सारी बातें हैं, पर फिलहाल के लिए इतना ठीक है। मैंने बता दिया ना कि तेली का मंदिर उन्होंने बनवाया था। ठीक है, चलिए।
बढ़े आगे। अब देखिएगा ये जो मिहिर भोज थे, इनके बारे में एक आप लिख लो। जो सिक्के प्राप्त हुए हैं हमें, उस पे हमने हमने इनके जो सिक्के प्राप्त किए हैं यहां से, मध्य प्रदेश से, उस पर इनका एक नाम देखने को हमें मिला है, और वो लिखा है श्रीमद आदि वराह। ठीक है, तो सिक्कों पर श्रीमद आदि वराह अंकित है। श्रीमद आदि वराह। आदि वराह का अंकन है ना। और ऐसा कहते हैं कि ये विष्णु के उपासक है, मतलब इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये किसके उपासक है, तो विष्णु के उपासक है, विष्णु भक्त है। ठीक है। विष्णु भक्त, विष्णु भक्त। ओके, क्या है ये, विष्णु भक्त है। अरे गलत हो गया, गलत कहां हो गया भाई। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक मंदिर है, आगे लिखेंगे, नोट बना करके लिखना। एक मंदिर का नाम आपने जरूर सुना होगा जिसका नाम है बटेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, मुरैना जिले में पड़ता है ये बटेश्वर मंदिर समूह। ये गुर्जर प्रतिहार वंश के समय का ही एक मंदिर है। कहते हैं कि यहाँ पर 200 लगभग 200 बलुआ पत्थर है ना, से मिलकर के इस मंदिर को बनाया है, और 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण किया है। ठीक है, तो लिखेंगे, नोट लिखो या डायरेक्ट लिख लो, है ना, क्या लिखेंगे, मंदिर, और क्या नाम है, बटकेश्वर, सॉरी बटेश्वर, बटेश्वर मंदिर, बटेश्वर। हाँ बहुत बढ़िया। बटेश्वर मंदिर समूह, बटेश्वर मंदिर समूह। बटेश्वर मंदिर समूह। बटेश्वर मंदिर समूह की हम बात कर लेते हैं। ये कहां पर है, तो मुरैना में है। कहां पर है दोस्तों, मुरैना, मुरैना में, मुरैना में। बटेश्वर मंदिर समूह जो है मुरैना में है। ठीक है, और इनके बारे में अगर हम चर्चा करें, तो इनका निर्माण कब करवाया गया था, तो इनका निर्माण करवाया गया था 8वीं से 10वीं सदी में। ठीक है, इनका निर्माण करवाया था 8वीं से 10वीं सदी में, और 200 बलुआ पत्थरों से निर्माण करवाया था, बलुआ पत्थरों से निर्माण। तो 200 बलुआ पत्थरों से इनका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी में करवाया गया। अगर पूछा जाए कि ये कौन से भगवान को समर्पित है, तो शिव को, विष्णु को समर्पित है। ठीक है, शिव और विष्णु को समर्पित है। ठीक है, तो भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित। भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है।
भगवान शिव एवं विष्णु को समर्पित है। बटकेश्वर मंदिर समूह। ठीक है, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे, कोई दिक्कत बताएंगे? नहीं ना? तो इतनी ही बातें आपको इसके अंतर्गत याद रखनी है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूं ये आपको गुर्जर प्रतिहार के बारे में जानकारी मिली है और आपको समझ में आई होगी। अब हम अगली हेडिंग डालते हैं, मध्य प्रदेश में कच्छप घात वंश। मध्य प्रदेश में कच्छप घात वंश। मध्य प्रदेश में कच्छप घात वंश के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके प्यारे भाई, ठीक है। बड़े इसके बारे में क्या क्या जानकारी है? तो मध्य प्रदेश में कच्छप घात वंश के बारे में अगर हम बातचीत करें तो ये 10वीं शताब्दी से लगभग लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य पर मध्य प्रदेश में रहा और मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में ये रहा, ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी। ठीक है, तो लिखेंगे 10वीं से 12वीं सदी। 10वीं से 12वीं सदी। और एमपी के उत्तरी भागों में। और उत्तरी भागों का मतलब क्या है? ग्वालियर, मुरैना, और शिवपुरी। ग्वालियर, मुरैना और शिवपुरी, इन भागों पर इनका विस्तार था। ठीक है, तो एमपी के इन भागों पर इसका विस्तार था कच्छप घात राजवंश के बारे में। ठीक है, अच्छा, कच्छप घात का मतलब क्या होता है? कछुओं को हनन करने वाला। ठीक है, तो याद रखना कच्छप घात का मतलब क्या होता है? कछुओं को हनन करने वाला, कच्छप घात। और इसका मतलब होता है कछुओं को हनन करने वाला। कछुओं का हनन करने वाला, ये इसका अर्थ होता है कच्छप घात का। कछुओं का हनन करने वाला, इसे आप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो कच्छप घात वंश था ये गुर्जर प्रतिहारों का और चंदेल वंश के ये सामंत थे। सामंत का मतलब समझते हो? मंत्री। ठीक है, तो हम लिखेंगे यह गुर्जर प्रतिहार एवं चंदेलों के सामंत थे। एवं चंदेल वंश के सामंत थे, ऐसा लिखो। ठीक है प्यारे भाई, तो ये गुर्जर प्रतिहार और चंदेलों के क्या थे? सामंत थे, सामंत। सामंत थे, सामंत। ओके, उनके सामंत थे ये। यहां तक कोई दिक्कत किसी को बताओ? ठीक है प्यारे भाई,
बहुत बढ़िया। अच्छा, इनकी अलग अलग शाखाएं थी कच्छप घात की, ठीक है। जैसे एक ग्वालियर क्षेत्र में शाखा थी, इसके अलावा एक दुक्कड़म क्षेत्र में थी, एक नरवर क्षेत्र में थी, तो 3 इनकी शाखा थी, ठीक है। 3 शाखों में अलग अलग क्षेत्रों में ये काम कर रहे थे, तो लिखेंगे इनकी 3 शाखा थी। इनकी कितनी शाखाएं थी? 3 शाखाएं थी। सबसे पहली जो शाखा थी उसका नाम था ग्वालियर शाखा, ठीक है। 3 शाखा में सबसे पहली शाखा का नाम लिखेंगे ग्वालियर शाखा। ग्वालियर शाखा, ग्वालियर शाखा, ठीक है प्यारे भाई, ग्वालियर शाखा। और ग्वालियर शाखा जो है ये इसकी सबसे शक्तिशाली शाखा थी, ठीक है। तो लिखेंगे ग्वालियर शाखा में पहली बात, सबसे शक्तिशाली शाखा, सर्वाधिक शक्तिशाली, सर्वाधिक शक्तिशाली शाखा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी ये शाखा, ठीक है। अच्छा, पहला शासक तो कौन था इसका? वज्रदामन, तो लिखेंगे वज्रदामन। पहला शासक था, पहला शासक कौन था? वज्रदामन इसका पहला शासक था, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये ग्वालियर शाखा के बारे में मैंने आपको बात बताई। अब इसकी दूसरी शाखा और तीसरी शाखा के बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। कल आपकी क्लास नहीं होगी, आज की क्लास को इतना ही करूंगा, है ना। आज मुझे थोड़ा काम है घरेलू, इस वजह से, और कल मैं छुट्टी पर रहूंगा, ठीक है प्यारे भाई। तो कल आपकी क्लास नहीं होगी, मैं फिर से कह दे रहा हूं, आपकी कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। और अगर मैं कल कल क्लास लूंगा भी तो शायद दिन में लूंगा या सुबह 9 बजे लूंगा, ठीक है। अगर 9 बजे संभव हुआ तो मैं 9 बजे शेड्यूल करवा लूंगा केवल कल के लिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि कल मैं क्लास लूं तो केवल कल के लिए मैं सुबह क्लास ले लूंगा 9 बजे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करते हैं, शेष वार्ता आपसे करेंगे अब कल। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल, राधे राधे, नमस्कार।